In last lecture, we started with functions of banking companies, if you remember. So we have done in that sources of funds for a bank means where the funds come from. Okay, where does the bank collect funds from? So there are different sources, there are different avenues through share capital, through borrowings, through reserves and surplus and deposits, accepting deposits. We have also done the types of deposits: current, saving, recurring and fixed deposit. Next we have lending function, that is the primary function of the bank, because जब बैंक को पैसा आता है तो वो पैसा कहाँ पे यूटिलाइज होता है, सो दैट इज नोन एज लेंडिंग फंक्शन. लेंडिंग मीन्स वो ये फंड्स को अप्लाई कहाँ करते हैं, लोन्स के फॉर्म में, मतलब प्राइवेट सेक्टर्स को, सर्विस सेक्टर्स, ट्रेडिंग सर्विसेज को, एंड मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स, ट्रेडिंग कंसर्न्स, इंडिविजुअल्स, कॉरपोरेट्स, ऐसे इस टाइप के इंडिविजुअल्स को लोन दिए जाते हैं. क्रेडिट रिस्क मैंने आपको बताया था 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. क्रेडिट इवैल्यूएशन होता है पहले, उसके बाद प्राइसिंग ऑफ क्रेडिट. प्राइसिंग ऑफ क्रेडिट मीन्स मतलब जो कस्टमर है जिसको मैं क्रेडिट दे रही हूँ, लोन दे रही हूँ, उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट मुझे चार्ज करना चाहिए, किस टाइप के लोन के ऊपर कितना इंटरेस्ट चार्ज करना चाहिए. सो दैट इट बेसिकली इज नोन एज प्राइसिंग ऑफ द क्रेडिट. मॉनिटरिंग ऑफ क्रेडिट मीन्स टाइम टू टाइम आपको मॉनिटर करना पड़ता है कि क्रेडिट रिस्क जो है वो बढ़ तो नहीं रहा है, या फिर जिसमें जो टाइप ऑफ लोन मैंने कस्टमर को दिया हुआ है तो उसमें से टाइम टू टाइम मुझे पेमेंट, प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट की रिसीव हो रही है कि नहीं, जनरेट हो रही है कि नहीं इनकम. ठीक है, उसे कहते हैं मॉनिटरिंग ऑफ रिस्क. अब नेक्स्ट, अभी जो हमने लेंडिंग फंक्शंस पढ़े थे ना, उसमें फिर 2 टाइप्स हैं. इन्होंने अलग से दिए हैं, कोई बात नहीं, हम भी अलग से लिख सकते हैं. अब लेंडिंग फंक्शन, लेंडिंग मतलब किसी को लोन के फॉर्म में देना. क्या आप किसी को फंड्स अवेलेबल करके देते हो. सो बैंक का तो प्राइमरी फंक्शन यही है, हम चैप्टर हमारा वही है, फेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग. तो हम ये बैंकिंग सेक्टर के बारे में पढ़ रहे हैं. ठीक है, तो उनके क्या बोलते हैं, फंक्शनिंग में ये भी फंक्शन आता है एक, कि जो लेंडिंग फंक्शन है ना उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इन्होंने, एक फंड बेस्ड, एक नॉन फंड बेस्ड. अब ये फंड बेस्ड क्या होता है, फंड बेस्ड मीन्स ये वो लोन्स दिए जाते हैं जिसमें फंड्स डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं. ये वो लैंडिंग फंक्शन है जिसमें फंड्स डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं. जब फंड्स डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं ना उसे कहते हैं फंड बेस्ड. क्योंकि आप बोरो कर रहे हैं, मैं बैंक हूँ, मैं आपको लोन दे रही हूँ, तो जरूर आपको मैं लोन दे रही हूँ तो मैं आपसे कुछ तो सिक्योरिटी लूंगी ना. सिक्योरिटी का मतलब आपको समझता है क्या होता है, यानी कि इफ यू आर टेकिंग लोन, so against that loan you are giving me a security, a guarantee that if you keep this property, it belongs to me. Okay, you keep this property. If I don't pay on time, if I default, okay, if I run away, if I don't pay, if I will not be able to pay in the future, suppose, so you can take my property, sell it and recover the amount of the loss that you incur because of me. उसे कहते हैं सिक्योरिटी. यहाँ पे सिक्योरिटी का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, secured loans. Secured loans means which provides safety to the bank by creating a charge on the asset in the favor of bank. Means you give your property to the bank. You give the property, your assets, your house property. It does not mean bank will come and live in your house. No. It means the papers of house property will be given to the bank until you repay all the amount of the loan, including interest. The papers will be kept with the bank. Okay, the right will be there to the bank that they can sell it if you don't pay. If a customer is in default, default means वो बोलते हैं ना, धोखा दिया कस्टमर ने, पे नहीं किया टाइम पे, बैड डेट्स हो गए, नुकसान हो गया मेरा. तो कस्टमर क्योंकि लोन लेकर जा रहा है
तो लोन के अगेंस्ट में कुछ तो गारंटी देना चाहिए ना। जो लोन ग्रांट किया है बैंक ने, उसके बेसिस पे आप सिक्योरिटी रख के जाते हो कि ये आपका पैसा सिक्योर है। अगर मैं नहीं पे कर सकता हूँ तो फ्यूचर में आप ये मेरी एसेट को बेच दीजिएगा, मेरी कार, मेरा घर, मेरी प्रॉपर्टी, ये बेच कर आप उसमें से कैश निकाल सकते हैं। उसे कहते हैं सिक्योरिटी। अब जो सिक्योरिटी होती है ना, उसके टाइप्स होते हैं। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, सिक्योरिटी के टाइप्स। यहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट लाइन पे, ये देखो, द टाइप ऑफ सिक्योरिटी वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड बोरोअर टू बोरोअर। इम्पॉर्टेंट मोड्स ऑफ क्रिएटिंग चार्ज। अभी जो चार्ज वर्ड होता है ना, उसको भी सिक्योरिटी से ही रिजेंबल किया जाता है। मतलब अगर मैं चार्ज बोलूँ या सिक्योरिटी बोलूँ, वन एंड द सेम थिंग। Important modes of creating charge on secured advances are as follows. Secured advances means secured loans. That means if you want to secure the loan, so you will have to give something on the security basis to the banks. Okay? तो बैंक आपसे क्या लेती है, देखो सिक्योरिटी बेसिस पे क्या क्या लेती है। सबसे पहला लीन। किसी कस्टमर को बोलेगी आप है ना सिक्योरिटी बेसिस पे लीन कर दो। लीन का मतलब क्या होता है, राइट टू सरेंडर। मीन्स यू आर सरेंडरिंग द राइट्स दैट आर देयर विथ यू एंड गिव दोज राइट्स टू द बैंक। ओके, अभी देखो, इट इज द राइट ऑफ द क्रेडिटर। क्रेडिटर मीन्स बैंक, जिसको मुझे पैसे देने हैं। आप बैंक हो, मैं कस्टमर हूँ, आपने मुझे लोन दिया है, तो मुझे आपको ये लोन वापस देना है ना, ऑन अ सर्टेन फ्यूचर डेट। सो ये आप क्रेडिटर हो, ठीक है। इट इज अ राइट ऑफ द क्रेडिटर टू रिटेन द प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू द डेटर। डेटर मतलब मैं, बोरोवर। अब मैं जो बोरो कर रही हूँ, जो मेरी प्रॉपर्टीज है ना, वो मैं आपके पास रख के जा रही हूँ। रिटेन मतलब रख के जाना। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको उठाकर बेच देंगे, कभी भी नहीं। वो मैं अगर डिफॉल्ट करूंगी ना, अगर आपको धोखा दूंगी, पैसा नहीं वापस दे रही हूँ, उस टाइम पे आप सोचेंगे कि आपके पास जो मेरी प्रॉपर्टी पड़ी है, वो आप उसको बेचकर कैसा अमाउंट निकाल सकते हैं। ठीक है, रिटेन का मतलब होता है रख के जाना। सो राइट टू रिटेन मीन्स I am just keeping my property with you. It belongs to me. Okay? Until कब तक वो मेरी है? वो belongs to the debtor. मतलब वो कब तक वो प्रॉपर्टी मेरी है? Until जब तक the debt due is repaid. जितना मेरे ऊपर लाइबिलिटी है कि मुझे बैंक को लोन का प्रिंसिपल अमाउंट एंड इंटरेस्ट अमाउंट, वो डेट है मेरे लिए। डेट मतलब लाइबिलिटी। तो ये लाइबिलिटी जब तक मेरी रीपे नहीं हो जाती है, तब तक वो एसेट मेरी है। अगर मैंने जिस दिन नहीं पे किया, ड्यू डेट क्रॉस हो गई, नहीं पे किया, तो ये जो एसेट मेरी है ना, प्रॉपर्टी मेरी है ना, वो बैंक की हो जाएगी। ठीक है, बैंक वार्निंग देती है, वार्निंग लेटर्स भेजती है घर पे कि आप टाइम टू टाइम पेमेंट कर दीजिए। ओके, ड्यू डेट क्रॉस होने वाली है, टाइम टू टाइम पेमेंट कर दीजिए, सो दैट आपका कोई भी नुकसान नहीं हो, प्रॉब्लम नहीं अराइज हो। ऐसा आपको मैसेज आ जाते हैं टाइम से। ठीक है, जब आप लोन लेते हैं। लीन गिव्स अ पर्सन ओनली अ राइट टू रिटेन द पोजेशन ऑफ गुड्स एंड नॉट पावर टू सेल द गुड्स। देखो सेम बात आ गई। अब जब मैंने बैंक को कोई प्रॉपर्टी दी ना, तो सिर्फ वो उस प्रॉपर्टी को रख सकते हैं, उसको सेल नहीं कर सकते। कब सेल कर सकते हैं? जब कोई डिफॉल्ट हो जाएगा, वो ही लिखा हुआ है। तो लीन में दो पार्टीज होती है, एक बैंक और एक डेटर, बोरोवर, जिससे जो बोरो करता है। द ओनरशिप ऑफ सच सिक्योरिटी इज नॉट ट्रांसफर्ड फ्रॉम कस्टमर टू बैंकर। ओनर तो किसके हाथ में ही रहती है? कस्टमर के हाथ में ही रहती है। ओनर कभी भी ट्रांसफर नहीं, ओनरशिप कभी भी ट्रांसफर नहीं होता है। ठीक है, बैंकर के हाथ में। बैंकर गेट्स द राइट टू रिटेन द सिक्योरिटी हैंडेड ओवर टू हिम इन द कैपेसिटी ऑफ एज अ बैंकर। मतलब क्योंकि वो बैंकर है, क्योंकि उसने मुझे लोन दिया है, दैट इज वाई आई एम जस्ट गिविंग यू ऑन द सिक्योरिटी बेसिस द प्रॉपर्टी टू रिटेन, नॉट टू सेल। ठीक है, समझ में आया? और जैसे ही क्या बोलते हैं, जैसे ही मैंने सारा अमाउंट पे कर दिया ना, तो वो मेरा चार्ज फ्री कर देते हैं। मेंशन्ड आर, जो भी एसेट्स मैंने रखी हुई थी बैंक के पास,
आर फ्री फ्रॉम एनी चार्ज, मतलब वो मुझे मेरी एसेट वापस दे देते हैं जिस दिन मैंने लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दिया अपने लोन का। इज इट क्लियर? इतना सबको क्लियर है लीन का मतलब क्या होता है? यस मैम। यस मैम। ओके, तो लीन का मतलब थोड़े टाइम के लिए मैंने अपने राइट को सरेंडर कर दिया। और किसको दे दिया? मेरे राइट्स किसको दे दिए? बैंक को दे दिए। बैंक को। यस, वेरी गुड, क्योंकि उसने मुझे लोन दिया है तो उसको भी तो गारंटी चाहिए ना, मैं टाइम टू टाइम पेमेंट करूंगी। तो मेरी कोई चीज उसने मेरे पास रखी हुई है, प्रॉपर्टी मेरे पास रख, आई मीन जो मेरी प्रॉपर्टी है वो अपने पास ले ली है, सो दैट मैं अपनी प्रॉपर्टी के, ऑफ कोर्स मुझे अपनी प्रॉपर्टी तो वापस चाहिए, तो उसके लिए तो मैं आपको पेमेंट करूंगी करूंगी ना, कि मेरी प्रॉपर्टी उनके पास पड़ी, अगर मैंने पेमेंट नहीं की तो प्रॉपर्टी बेच दी जाएगी, है ना। चलो, प्लेज, अब ये भी एक तरीके का सिक्योरिटी होता है। मैंने आपको बोला ना सिक्योरिटीज के टाइप्स हम पढ़ रहे हैं। एक था हमारा लीन, दूसरा है हमारा प्लेज। प्लेज मतलब हमेशा याद रखो, प्लेज है ना गुड्स का होता है, गुड्स का। जो बिजनेसमैन होता है ना वो गुड्स को प्लेज करते हैं, गुड्स को। इसमें दो पार्टीज होती है, बेलर एंड बेली। प्लेज में दो पार्टीज होती है, बेलर एंड बेली। ये देखो, इन अ कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे देखो मेरी कर्सर पे, in a contract of a pledge there are two parties, a baler and a bailee. Baler, a person who pledges the goods is called baler। मतलब समझो, मैं एग्जाम्पल ले लो, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं आपसे लोन लेने आई, आप बैंक है। अब जो मैंने लोन लिया ना उसके अगेंस्ट में मुझे कुछ तो गिरवी रखना पड़ेगा, कुछ तो सिक्योरिटी रखना पड़ेगा। तो मैंने आपको कह दिया मेरे जो गुड्स है ना ये आप रख लीजिए, इसको छुड़ाने के लिए तो मैं पेमेंट करूंगी ना टाइम टू टाइम, ठीक है। तो जो पर्सन गुड्स को प्लेज करके जाता है ना, प्लेज मतलब गिरवी रख के जाता है, उसे कहता है बेलर। और बेली कौन होता है? बैंक। पर्सन टू होम गुड्स आर प्लेज्ड, मतलब जिसके पास मैं रख के गई हूँ उसे कहते हैं बेली, ठीक है। इट इज द बेलमेंट ऑफ द गुड्स। बेलमेंट मतलब सिक्योरिटी मैंने किस फॉर्म में रखी हुई है? गुड्स के फॉर्म में। अ सिक्योरिटी फॉर द पेमेंट ऑफ द डेट। ये मैंने क्यों किया? बेलमेंट क्यों किया है गुड्स का? बिकॉज बिकॉज मैंने आपको ये सिक्योरिटी दी है कि मैं आपको पेमेंट करूंगी जितना भी मैंने आपसे डेट मतलब लोन लिया है, लाइबिलिटी है जो मेरी, ठीक है। जो प्लेज अकर होता है ना, pledge occurs when goods are delivered in the possession of the bank, delivered to the bank, and goods pledged will be returned to the borrower on the repayment of the loan. So until you repay the loan, goods will be kept with the bank. And if you repay the loan, the last installment, if you pay the last installment of the loan, all the goods that were pledged will be returned to the borrower। वो सारे आपको वापस दे दिए जाएंगे। मतलब जिस दिन मैंने आपको लास्ट पेमेंट कर दिया लोन का, इंस्टॉलमेंट प्लस प्रिंसिपल पेमेंट, ठीक है, उस दिन आप मुझे मेरे सारे गुड्स वापस कर देंगे। आई बात समझ में? प्लेज का मतलब देखो लीन के जैसे ही होता है ये भी, लेकिन इसमें गुड्स प्लेज किए जाते हैं और ऊपर प्रॉपर्टी। लीन में कोई भी प्रॉपर्टी आप देते हो, जैसे आपकी प्रॉपर्टी में हाउस प्रॉपर्टी, कोई लैंड है, कोई बिल्डिंग है, ठीक है। अब देखो मॉर्गेज, अब मॉर्गेज भी प्रॉपर्टी होता है, लेकिन ध्यान से सुनेंगे, लीन में क्या होता है? मूवेबल प्रॉपर्टी भी होता है। लीन में कोई भी प्रॉपर्टी चलेगा, लेकिन मॉर्गेज में सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी होता है। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होता है? कोई मुझे एग्जांपल देगा? इमूवेबल प्रॉपर्टी, वेरी गुड। लैंड, होम लैंड। हाउस प्रॉपर्टी, बिल्डिंग, बिल्डिंग, वेरी गुड, लैंड, बिल्डिंग। कार, कार मूवेबल होता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी होता है? मूवेबल होता है। वो मूवेबल लीन होता में है। जाएगा, तो वो लीन लीन। में जाएगा, ठीक है ना। देखो लीन में उसने कुछ भी नहीं बोला था, सिर्फ प्रॉपर्टी बोला था, तो लीन मतलब इमूवेबल भी चलेगा, मूवेबल भी चलेगा। लेकिन मॉर्गेज में सिर्फ और सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी को आप बैंक के पास पोजेशन देकर, मतलब राइट ओनरशिप आपका ही है। सॉरी, यहाँ पे क्या होता है, ओनरशिप भी ट्रांसफर हो जाती है बैंक के पास। देखो लिखा हुआ है, द पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी रिमेन्स विद द बोरोवर। पोजेशन मतलब घर। देखो एग्जाम्पल ले लो, मैंने आपसे लोन लिया, आप बैंक है, मैं कस्टमर हूँ। अब घर
जो घर, जिस घर में मैं रह रही हूँ, रहूंगी तो मैं ही, पोजेशन मेरे हाथ में ही है, लेकिन ओनरशिप मैंने बैंक के नाम पे कर दिया। जिस दिन मैं आपको रीपेमेंट नहीं दे पा रही हूँ, आई फेल टू रीपे द लोन, बैंक हैज द राइट टू रिकवर द लोन आउट ऑफ सेल प्रोसीड्स ऑफ मॉर्गेज प्रॉपर्टी। मतलब बैंक विल सेल द प्रॉपर्टी। वो घर खाली करवाएंगे, बोलेंगे घर खाली करो, हमको बेचना है घर, क्योंकि आप हमको लोन की रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो वो क्या करेंगे, घर को बेच देंगे। आया समझ में क्या होता है? मॉर्गेज और लीन में क्या फर्क होता है? लीन Yes, में ma'am. कभी भी ओनरशिप Yes, आपको नहीं ma'am. मिलती है। हाँ, लीन में कभी भी ओनरशिप बैंक को नहीं मिलती है, वेयरएज मॉर्गेज में मिलती है। मॉर्गेज में क्या होता है, घर जो आपने दिया है ना, इमूवेबल प्रॉपर्टी जो आपने दी है ना, वो पोजेशन तो आपके हाथ में ही है, अभी तक घर में आप रह रहे हैं, लेकिन ओनरशिप आपने दे दी बैंक को। मतलब अभी आप बैंक के घर में रह रहे हैं, ठीक है? जब तक लोन नहीं चुकाएंगे तब तक ये घर मेरे नाम पे वापस नहीं होगा। तो इसमें भी दो पार्टीज होती हैं, मॉर्गेजर एंड मॉर्गेजी। दिख रहा है यहाँ पे डार्क वर्ड्स में। और एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, इमूवेबल प्रॉपर्टी लाइक लैंड, बिल्डिंग, प्लांट्स एंड मशीनरी is offered as security to recover the advances, and it is a charge that should be created by the way of mortgage. समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. इसमें कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है जिसको बोलते हैं मॉर्गेज डीड। डीड मतलब कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है? और इस डीड में दो पार्टीज इन्वॉल्व होते हैं। डीड मतलब कॉन्ट्रैक्ट। इस डीड में दो पार्टीज इन्वॉल्व होती है। एक प्रॉपर्टी जिसको दी सॉरी, जो प्रॉपर्टी आपको दे रहा है, जो आपसे लोन ले रहा है, उसको कहते हैं बोरोवर, और उसका नाम होता है मॉर्गेजर। और जिसके पास ये प्रॉपर्टी ओनरशिप जिसके पास जा रही है, उसे कहते हैं मॉर्गेजी। ठीक है, ओके। ये सब इतना डिटेल में नहीं, जितना जरूरी है उतना ही मैंने बताया और उतना ही आपको पढ़ना है। नेक्स्ट, हाइपोथिकेशन। हाइपोथिकेशन क्या होता है, अब ध्यान से सुनो। हाइपोथिकेशन मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी। अभी अभी हमने क्या पढ़ा, इमूवेबल प्रॉपर्टी किसका होता है, मॉर्गेज। हाइपोथिकेशन किसका होता है, वो भी प्रॉपर्टी का होता है, लेकिन सिर्फ मूवेबल। अब मूवेबल प्रॉपर्टी कौन सी होती है, जैसे कार हो गई, गुड्स हो गए, ठीक है? तो उसे कहते हैं हाइपोथिकेशन। अभी हाइपोथिकेशन भी मॉर्गेज ही होता है, लेकिन मॉर्गेज किसका, मूवेबल प्रॉपर्टी का। मॉर्गेज मतलब गिरवी रख के आना, वो उसको छुड़ाने के लिए तो आप पेमेंट करेंगे ना, उसको कहते हैं गिरवी रख के आना। तो हाइपोथिकेशन इट इज ऑल्सो मॉर्गेज, बट जो मॉर्गेज होता है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी का होता है, लेकिन हाइपोथिकेशन कौन सा वाला मॉर्गेज होता है, मूवेबल प्रॉपर्टी। अब मूवेबल प्रॉपर्टी का एग्जांपल जैसे मैंने आपको कार, रॉ मटेरियल, व्हीकल, व्हीकल मतलब कार, गुड्स एक्सेट्रा, एग्जांपल भी दिए हुए हैं, ये देखो, व्हीकल, गुड्स, रॉ मटेरियल। बिजनेसमैन का जो रॉ मटेरियल होता है, गुड्स होते हैं, व्हीकल कार होती है, ठीक है? तो इसमें क्या होता है, बोरोवर अंडरटेक्स द पोजेशन ऑफ द गुड्स व्हेन रिक्वेस्टेड बाय द बैंक। अब इसमें ना, जब तक आपको बैंक परमिशन नहीं देती है ना कार, गुड्स को यूज करने की, रॉ मटेरियल को यूज करने की, मतलब आपको ना अगर यूज करने ही है, पोजेशन लेनी है, कार की पोजेशन लेनी है, तो बैंक से परमिशन लेनी पड़ेगी कि मैं कार यूज कर सकती हूँ। हाइपोथिकेशन में ऐसे होता है। सो हाइपोथिकेशन अलाउज द बोरोवर टू रिटेन, मतलब रख तो आप सकते हो, possess मतलब आपके पास होती है कार, लेकिन and sell the goods. Hypothecation allows the borrower to retain, possess and sell the goods. मतलब इसमें आपके पास बेनिफिट क्या होता है, आप बैंक से परमिशन लेकर अपने गुड्स को, मतलब गुड्स का रिटेशन अपने पास रखते हो, गुड्स अपने पास रख सकते हैं और उसे बेच भी सकते हैं, क्योंकि जब तक आप गुड्स बेचेंगे नहीं, प्रॉफिट अर्न नहीं करेंगे, तब तक आपको कैसे लोन चुकाएंगे? इसके लिए वो आपको गुड्स को सेल करने की परमिशन बैंक आपको देती है, ठीक है? लेकिन आपको टाइम टू टाइम स्टेटमेंट सबमिट करना पड़ता है बैंक को। देखो लिखा हुआ है, स्टॉक स्टेटमेंट सबमिट करना पड़ता है बैंक को रेगुलर बेसिस पे कि आपने कितने गुड्स बेचे हैं, ठीक है? और बैंक को अथॉरिटी है कि आपके ऊपर नजर रखने की, कभी भी वो आके इंस्पेक्ट कर सकते हैं, दे हैव अ राइट टू इंस्पेक्ट द गुड्स।
एनी टाइम, कि आप सच भी बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, कितने गुड्स बेचे, कितना प्रॉफिट अर्न किया है, ठीक है। तो इसका पूरा पोजेशन आप ले सकते हैं, बेच भी सकते हैं, लेकिन आपको बैंक को टाइम टू टाइम इन्फॉर्म करते रहना पड़ेगा। सो दैट इज नोन एज हाइपोथिकेशन। नेक्स्ट होता है लोन, सॉरी असाइनमेंट। अब असाइनमेंट में भी दो पार्टीज होती है, असाइनर, असाइनी। अब असाइनमेंट होता क्या है? असाइनमेंट मीन्स ट्रांसफर ऑफ द फ्यूचर राइट्स, मे बी प्रॉपर्टी से जो आपके फ्यूचर राइट्स निकलने हो। अब एग्जांपल ले लो, आपने ना घर रेंट पे रखा है, एक घर है आपके पास जो रेंट पे रखा है और बैंक से लोन लिया है। सपोज आपने बैंक से लोन लिया है और आपके पास एक फ्लैट है जिसको आपने रेंट पे रखा है, तो ईयरली आपको रेंट आती है, ईयरली। अब है ना, जिस जिस टाइम पे आपने लोन लिया ना, तो लोन लिया तो बैंक को आपने क्या बोला? असाइनमेंट, कि आपने सिक्योरिटी बेसिस पे क्या रखा? असाइनमेंट। अब असाइनमेंट का मीनिंग ये होता है, सपोज आपके पास है ना एवरी ईयर जो रेंट आती है ना, वो रेंट आपको आती है, वो फ्यूचर राइट है। फ्यूचर मतलब एक साल, हर 1 ईयर में, एवरी 1 ईयर में आपके पास रेंट आता है, रेंटल इनकम। वो जो आपका इनकम है ना, वो आपका राइट है, फ्यूचर राइट। लेकिन अब वो आप है ना ट्रांसफर कर रहे हो किसको? बैंक को। मतलब आपने क्या किया, एवरी ईयर जो आपको इनकम मिलती है, फ्यूचर राइट्स जो आपके हैं, वो आपने असाइन कर दिए। असाइन मतलब ट्रांसफर कर दिए किसको? बैंक को। यानी कि आप जब तक पूरा पेमेंट नहीं कर देते लोन का, तब तक ये फ्यूचर राइट्स कौन रिसीव करता है? बैंक। ठीक है, समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके। अब जो पर्सन असाइन करता है प्रॉपर्टी इज कॉल्ड असाइनर। अब उस प्रॉपर्टी में से जो रेंट मिल रही है ना, वो प्रॉपर्टी आपने किसको असाइन कर दी? बैंक को। तो आपने असाइन करी, आप होंगे असाइनर। और जिसको असाइन करी है मतलब बैंक, द पर्सन टू होम द प्रॉपर्टी इज असाइंड इज कॉल्ड असाइनी। मतलब बैंक को बोला जाएगा असाइनी। ठीक है, समझ में आया? Yes, Yes, ma'am. ma'am. अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? फंड बेस्ड लेंडिंग। फंड बेस्ड लेंडिंग में हम पढ़ रहे थे क्या क्या आप गिरवी रख के आते हैं, तो ये सब टाइप्स थे उसके। क्या क्या पढ़ा? लीन, लीन के बाद क्या था? सिक्योरिटी के टाइप्स पढ़े हमने, ये लीन, Pledge, Pledge. प्लेज, mortgage, मॉर्गेज, mortgage, time, हाइपोथिकेशन, hypothecation, वेरी गुड, assignment, असाइनमेंट, वेरी गुड, assign. वेरी गुड। 5 टाइप्स, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट आपका लोन। और लोन के टाइप्स भी हैं। देखो लोन भी तो ऑफर करते हैं आप। लोन कस्टमर को जब हम देते हैं तो उसके टाइप्स होते हैं। देखो टर्म लोन्स, मतलब टर्म पीरियड फिक्स होता है। ये देखो शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म। शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म कैसे पता चलता है? लेस देन 1 ईयर शॉर्ट टर्म, और मीडियम टर्म 1 to 3 years, मोर देन 3 years लॉन्ग टर्म। ठीक है, Long-term loan. हाँ बस उसमें इतना ही लिखना है आपको, ज्यादा नहीं। अब दूसरा हम क्या पढ़ रहे हैं? फंड बेस्ड, फंड बेस्ड लेंडिंग। फंड बेस्ड लेंडिंग में लोन देते हो ना आप, टर्म लोन्स, वो भी तो फंड बेस्ड होता है। डायरेक्टली आप, बैंक क्या देती है आपको? फंड्स। जब आप लोन अप्लाई करने जाते हो तो बैंक आपको डायरेक्टली क्या देती है? कोई चीज नहीं देती है, कार नहीं दे देगी आपको कि ये बेचकर आप इसमें से पैसा निकालो, नहीं, डायरेक्ट लोन देगी। लोन मतलब डायरेक्ट कैश, डायरेक्ट फंड इन्वॉल्व होता है इसमें। आपको डायरेक्टली आपके अकाउंट में फंड्स आ जाएंगे, जिसको आप लोन के फॉर्म में ट्रीट करते हो। अच्छा, सेकंड टाइप क्या होता है? सीसी। सेकंड टाइप होता है सीसी। सीसी मतलब कैश क्रेडिट। अब कैश क्रेडिट क्या होता है? ये शॉर्ट टर्म लोन होता है। लॉन्ग एंड मीडियम टर्म के लिए भी अरेंज कर सकती है बैंक इसको, ठीक है। सीसी मतलब आपको डायरेक्टली आपके अकाउंट में ना, रनिंग आउट ऑफ द अकाउंट, मतलब आपके अकाउंट में ना पैसा नहीं है, आप विड्रॉ नहीं कर सक रहे हैं, तो आपको ना बैंक कुछ कुछ आपके अकाउंट में ना कुछ तो अमाउंट डिपॉजिट कर देगी लोन के फॉर्म में। ये देखो लिखा हुआ है, जिसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेगी। Interest is charged only on the amount that is withdrawn and not on the total amount of loan sanction. अब जितना जितना आप विड्रॉ करोगे ना, देखो आपको अमाउंट तो दे दिया उसने अकाउंट में, बैंक ने,
सपोज 50,000 दे दिया। अब जितना आप विड्रॉ करेंगे, सपोज आपने विड्रॉ किया 20,000, अब ये 50,000 किसका है? बैंक का। आपने विड्रॉ कितना किया? 20,000। तो 20,000 के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेगी। क्यों? क्योंकि आपने लोन यूज कितना किया? 20,000। इसको कहते हैं सीसी। क्या बोलते हैं? सीसी। सीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? कैश क्रेडिट। मतलब आपके अकाउंट में डायरेक्टली कैश डिपॉजिट कर देगी। सो क्यों? क्योंकि आपका अकाउंट रनिंग आउट ऑफ द अकाउंट, मतलब रनिंग आउट ऑफ द बैलेंस, मतलब आपके अकाउंट में उतना बैलेंस नहीं है, लेकिन आपको तो पैसा तो चाहिए, कैश तो चाहिए बैंक अकाउंट में। तो इसलिए आप सीसी के लिए अप्लाई करते हो। आप बैंक को रिक्वेस्ट करते हो कि मुझे सीसी के फॉर्म में लोन दे दो। ठीक है। ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट का मतलब आपको पहले से ही पता है। एक बिजनेसमैन है, सिर्फ बिजनेसमैन को ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दी जाती है। जिनको करंट अकाउंट होता है ना, देखो लिखा भी हुआ है, ओवरड्राफ्ट इज एन अरेंजमेंट बिटवीन बैंक एंड अ कस्टमर एंड कस्टमर इज अलाउड टू विड्रॉ ओवर एंड अबव हिज क्रेडिट बैलेंस। आपको क्रेडिट बैलेंस दिया जाएगा सपोज 50,000, आप उससे ज्यादा भी विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन हाँ ये ध्यान रखना है कि टाइम टू टाइम पेमेंट करनी है। ठीक है। एंड इट इज अवेलेबल ओनली फॉर करंट अकाउंट होल्डर्स। देखो लिखा हुआ, इट इज अ टेम्पररी फैसिलिटी अवेलेबल फॉर करंट अकाउंट होल्डर्स। टेम्पररी, हमेशा के लिए आपको दे नहीं दिया जाएगा। आप जब तक उसको रीपे नहीं करते हैं तब तक आप, सैंक्शन लिमिट दी जाती है रीपे करने की। सैंक्शन लिमिट मतलब एक अमाउंट आपको बता दिया जाएगा, इतना ही आप विड्रॉ कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। देखो लिखा हुआ है, बोरोवर इज परमिटेड टू विड्रॉ and repay any number of times but up to certain limit, sanctioned limit। जैसे मैंने आपको बोल दिया 50,000, तो 50,000 से हाँ ऊपर कर सकते हैं, लेकिन एक सैंक्शन लिमिट बता दी जाती है। जैसे 50,000 to 1 लाख, तो 50,000 से ऊपर तो कर सकते हो, लेकिन 1 लाख से ऊपर नहीं, एक लिमिट बता दी। ठीक है, समझ आया। और एक टाइम पीरियड डिसाइड होता है इसमें, जैसे जैसे 6 मंथ्स, तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी आपको अगर 6 मंथ्स के लिए दे दी, तो 6 मंथ्स के अंदर आपको टाइमली पेमेंट कर देना है। ठीक है, जो भी आपका पेमेंट है, इंटरेस्ट का पेमेंट और प्रिंसिपल अमाउंट का पेमेंट है, जितना आपने यूज किया लोन के फॉर्म में, वो आपको टाइमली पेमेंट कर देना है। बिल डिस्काउंटिंग तो आपको बहुत अच्छे से पता है। एक बिजनेसमैन है जो अपना बिल लेकर जाता है, सपोज 3 मंथ्स का ड्यू डेट है बिल का। अब वो कस्टमर को उसने बिल तो बना कर दे दिया 3 मंथ्स का, बट वो 3 मंथ्स के लिए वेट नहीं करना चाहता, तो अभी का अभी कैश चाहिए बिजनेसमैन को। तो वो क्या करेगा? बैंक के पास जाएगा, बिल बेच देगा। अब बैंक क्या करेगी? सपोज 30,000 का बिल है 3 मंथ्स का, तो बैंक क्या करेगी? आपको ऑन द स्पॉट कैश पेमेंट देगी। अभी 3 मंथ्स पड़े हैं, बैंक रेडी है वेट करने के लिए 3 मंथ्स, लेकिन आप रेडी नहीं है, तो अब बैंक आपको फाइनेंशियल सर्विस दे रही है ना, फंड्स दे रही है। बिल खरीदा, फंड्स दे दिए, तो ये हुआ ना फंड बेस्ड एक्टिविटी। ये फंड बेस्ड लेंडिंग हो गया। ये आपको बैंक एडवांस में लोन दे रही है, लेकिन आपसे उसके अगेंस्ट में क्या लिया? बिल। अब जो बिल लिया वो 30,000 का था, लेकिन बैंक आपको फुल 30,000 नहीं देती है, डिस्काउंट काट के देती है। मतलब उसके लिए कमीशन भी तो चाहिए, बैंक कमीशन तो लेगी ना। आपके लिए डिस्काउंट, बैंक के लिए कमीशन, तो उसे कहते हैं बिल डिस्काउंटिंग। अब जब 3 मंथ्स खत्म हो जाएंगे तो बैंक कस्टमर को बोलेगी कि मुझे पेमेंट करो। जब पेमेंट नहीं हो पाएगी, समझो कस्टमर पेमेंट नहीं कर रहा है, तो बैंक किसको पकड़ेगी? क्लाइंट, मतलब जो कस्टमर था ना बैंक का, उसे पकड़ेगी कि आपका कस्टमर पेमेंट नहीं कर रहा है, अब आप देख लीजिए। ठीक है, समझ आया बिल डिस्काउंटिंग क्या होता है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. हाँ, ये तो आपको Yes, पहले से ही ma'am. पता है बहुत अच्छे से। ठीक है। Yes. अब आते हैं नॉन फंड बेस्ड। तो हमने फंड बेस्ड में क्या क्या पढ़ा? लोन, ठीक है, लोन, और क्या पढ़ा? Lean. लीन, नहीं Cash नहीं, credit लीन payments. लीन प्लेज, एक मिनट, लीन प्लेज, हाइपोथिकेशन, असाइनमेंट, मॉर्गेज, ये सारे जो थे ना, वो जब हम लोन लेते तो सिक्योरिटी रखते हैं, वो सिक्योरिटी के टाइप्स थे। अच्छा, अभी हमने पढ़ा फंड बेस्ड लेंडिंग, उसमें पहला लोन, सेकंड सीसी। ठीक है, लोन में भी तो आपको डायरेक्ट कैश मिलती है ना, उसमें सेकंड पढ़ा सीसी, थर्ड ओवरड्राफ्ट, Overdraft. फोर्थ बिल्स Bill डिस्काउंट। of discounting. ये टाइप्स होते हैं जिसमें आप बोल सकते हैं फंड बेस्ड लेंडिंग है।
अब आ जाइए नॉन फंड बेस्ड लैंडिंग। नेक्स्ट लेक्चर किसका है वैसे आपका? प्रिया मैम का है। अच्छा ठीक है, तो जब आ जाए ना तो मुझे बता देना, मैं स्टॉप कर दूंगी। ओके ठीक है, मैम। नॉन फंड बेस्ड हम ट्राई करते हैं पूरा करने की। सबसे पहला है नॉन फंड बेस्ड एक्टिविटीज एंड सर्विसेज ऑफ द बैंक्स। मतलब बैंक आपको सर्विस तो दे रही है लेकिन फंड्स नहीं दे रही है। म्यूट म्यूट। आपको डायरेक्टली फंड्स नहीं दे रही है बैंक। मतलब या तो एडवाइस दे रही है, या तो गाइडेंस दे रही है, या तो बैंक आपके लिए गारंटर बन के खड़ी है, या तो एजेंट बन के खड़ी है बैंक आपके लिए। इसमें आपको डायरेक्टली बैंक फंड्स नहीं दे रही है। है तो ये है तो ये लेंडिंग फंक्शन, बैंक आपको सर्विसेज लेंड कर रही है लेकिन फंड्स के फॉर्म में नहीं, नॉन फंड। ठीक है, अब देखते हैं आगे इसमें क्या क्या टाइप्स हैं। देखो, पहला कलेक्शन ऑफ चेक्स, बिल्स, प्रॉमिसरी नोट्स। आपके बिहाफ पे आपके कस्टमर्स, अभी आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, आपको टाइम नहीं है, कितने सारे कस्टमर्स हैं आपके, बहुत सारे सिटीज में, बहुत सारे स्टेट्स में, मे बी बहुत सारी कंट्रीज में आपके कस्टमर्स हैं, बहुत बड़ा बिजनेस है आपका। तो आप कस्टमर से टाइम टू टाइम कलेक्ट नहीं कर सकते हो, तो आप बैंक को बोलोगे कि आप कलेक्ट कर दीजिए, बैंक विल कलेक्ट। ओके, these instruments are collected by bank on behalf of the customers and credited to their account। मतलब बैंक कलेक्ट करेगी आपके चेक्स, आपके बिल्स, प्रॉमिसरी नोट्स, जितना भी पैसा आपको कस्टमर से मिलना है ना, वो बैंक आपके लिए टाइम टू टाइम कलेक्ट करती है। कलेक्शन ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। अब सपोज आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, आपने ना अलग अलग कंपनीज के, अलग अलग बैंक्स के, गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज खरीदे हैं, शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स करी हुई है आपने जगह जगह पर। तो आपको है ना हर प्लेस से डिविडेंड आता है, इंटरेस्ट मिलता है। आपको टाइम नहीं है, आप भूल जाते हैं डिविडेंड और इंटरेस्ट कलेक्ट करना। आपने बैंक को बोल दिया मेरे नाम पे आप कलेक्ट कर दीजिए, मेरे अकाउंट में डिपॉजिट कर देना। तो बैंक ये फ्री में सर्विसेज नहीं देती है, क्या चार्ज करती है इसके लिए? लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो मेरे Interest. कर्सर को, कमीशन। ये देखो यहाँ पे, बैंक में चार्ज सम नॉमिनल अमाउंट ऑफ कमीशन ऑन दी सर्विसेज। क्यों? क्योंकि बैंक आपके बिहाफ पे कलेक्ट करती है। बैंक ऑल्सो कलेक्ट सच डिविडेंड एंड इंटरेस्ट ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर एंड क्रेडिट कर देती है आपके अकाउंट में, आपके अकाउंट में डिपॉजिट कर देती है सारा अमाउंट। अपने पास नहीं रखेगी, आपको ही देगी लेकिन कमीशन काट के। एग्जीक्यूशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर। अब ये भी एक सर्विस है जो बैंक आपको देती है। एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको, इसका मतलब क्या होता है। एग्जीक्यूशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर। स्टैंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है मेरे बिहाफ पे, मैं कस्टमर हूँ आपका, बैंक का मैं कस्टमर हूँ, मेरे बिहाफ पे आप बैंक हो, मैंने आपको ऑर्डर दिया। स्टैंडिंग ऑर्डर का मतलब ये वो ऑर्डर नहीं होता कमांड देना, ये वो ऑर्डर होता है कि मैंने आपको लिखित में, बोलते हैं ना रिटर्न में, मैंने आपको रिटर्न में बोल दिया, एक लेटर बनाकर आपको रिक्वेस्ट करी कि आप मेरे नाम पे ये सारे मेरे खर्चे हैं, टेलीफोन बिल, मेरे घर का रेंट, मेरे ऑफिस की रेंट, मेरे गुड्स का इंश्योरेंस किया हुआ तो इंश्योरेंस प्रीमियम, मेरी वाइफ का लाइफ इंश्योरेंस किया हुआ है उसका प्रीमियम, मेरे हस्बैंड का लाइफ इंश्योरेंस किया हुआ है उसका प्रीमियम, मेरे एम्प्लॉयज का लाइफ इंश्योरेंस किया हुआ है, मेडिकल इंश्योरेंस किया हुआ है उसका प्रीमियम। ये सब मैं नहीं भरूंगी, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं भूल जाती हूँ। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, ये सब आप महीने की जो पहली तारीख होती है उसमें आप मेरे अकाउंट में से डिडक्ट कर देना और काट देना, पेमेंट कर देना जगह जगह पे, जहां जहां पेमेंट करनी है। इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करना है तो इंश्योरेंस कंपनी को पे करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है तो इलेक्ट्रिसिटी जहाँ पोर्टल है जहाँ पेमेंट करी जाती है गवर्नमेंट को वहां पे करेंगे, टेलीफोन जहाँ जो जिस कंपनी की मैंने टेलीफोन सर्विसेज ली हुई है वहां पे करना है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? इसे कहते हैं एग्जीक्यूशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर। मतलब जब तक मैं नहीं बोलूंगी तब तक ये बैंक सर्विसेज नहीं देगी मुझे, और इसके लिए भी बैंक आपसे क्या चार्ज करती है? कमीशन। नेक्स्ट है आपका रेमिटेंस ऑफ फंड। फोर्थ, रेमिटेंस ऑफ फंड्स मतलब आपको एक जगह से दूसरी जगह तक फंड्स को ट्रांसफर करना है, तो आपको जाने की जरूरत नहीं है। एक जगह से दूसरी जगह तक फंड्स को ट्रांसफर करना है, आपको जाने की जरूरत नहीं है, बैंक आपको सर्विस देती है। कौन से फॉर्म? बैंक भी नहीं जाती है बैंक भी खुद नहीं जाएगी, आपको सर्विसेज देगी बैंक ड्राफ्ट के फॉर्म में। ये देखो, रेमिटेंस ऑफ फंड्स मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक फंड्स को पहुंचाना।
समझ में आ रहा है? तो बैंक provides the services of transfer of money from place to place. It is safe, it is convenient and it is simple and economical method of transfer of funds. कैसे? बैंक आपको सर्विस दे। यस मैम। सो बैंक ड्राफ्ट मीन्स, अभी देखो ये टाइप्स है, रेमिटेंस ऑफ फंड्स के टाइप्स है। बैंक ड्राफ्ट आपको पता है ना, ड्राफ्ट, बैंक ड्राफ्ट, डिमांड ड्राफ्ट कैसे बनाते हैं? वो डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू आप कहीं जाने की जरूरत नहीं, बस आप किसी को डिमांड ड्राफ्ट दे दो साइन करके और इशू करवा कर बैंक के थ्रू आपका अकाउंट में से पैसे निकल के सामने वाले अकाउंट में चले जाएंगे। ठीक है, उसे कहते हैं बैंक ड्राफ्ट। जैसे आप कॉलेज में फीस कैसे पे करते हैं बैंक ड्राफ्ट के थ्रू, डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू, वैसे मेल ट्रांसफर। अब मेल ट्रांसफर क्या होता है? पोस्ट के थ्रू बैंक आपको सर्विसेज देती है, सेंडिंग मनी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू पोस्ट। नाम डाल के सब बेनिफिशियरी का नाम, अकाउंट नंबर, अकाउंट डिटेल्स डालकर पोस्टल सर्विसेज के थ्रू आपको बैंक सर्विस देती है। ठीक है, बैंक करेगी आपके लिए, आप सिर्फ डिटेल्स दे दो। टेलीग्राफिक ट्रांसफर, टेलीग्राम, थ्रू टेलीग्राम, मतलब आप बैंक को रिक्वेस्ट करते हो कि टेलीग्राफिक ट्रांसफर कर दो। ठीक है, तो बैंक क्या करती है? टेलीग्राम करती है। ठीक है, ये बहुत पुराने मेथड्स हैं, आजकल तो ये चलते ही नहीं है क्योंकि मोबाइल बैंकिंग आ गया, इंटरनेट बैंकिंग आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, ये क्या था? रेमिटेंस ऑफ फंड्स के टाइप्स थे, टेलीग्राफिक ट्रांसफर, मेल ट्रांसफर, ये रेमिटेंस ऑफ फंड्स के टाइप्स थे जो बैंक आपको सर्विसेज देती है। रेमिटेंस के बाद आता है सेफ डिपॉजिट वॉल्ट। सेफ डिपॉजिट वॉल्ट ये हमने पहले वाले चैप्टर में डिस्कस किया है। सेफ डिपॉजिट वॉल्ट मतलब आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, ज्वेलरी और वैल्यूएबल पेपर्स, ठीक है, शेयर्स, डिबेंचर, सिक्योरिटीज, आपकी जो वैल्यूएबल चीजें हैं उनको संभाल के रखने के लिए आप बैंक को रिक्वेस्ट करते हो, तो बैंक आपको लॉकर फैसिलिटी देती है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, मेरे कर्सर को देखिए, लॉकर फैसिलिटी देती है आपको बैंक, उसे कहते हैं सेफ डिपॉजिट वॉल्ट। इसके लिए आपको बैंक कमीशन चार्ज करती है। इशू ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, जब आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं किसी कंट्री में अपने गुड्स को, तो सामने वाली कंट्री यूएस, समझो यूएस का कस्टमर है, तो यूएस की कस्टमर, आप यू डोंट ट्रस्ट दैट कस्टमर कि टाइमली पेमेंट हो जाएगी कि नहीं, मेरा पैसा डूबेगा तो नहीं। तो वो क्या, यूएस का कस्टमर क्या करता है? अपनी बैंक के पास जाएगा, बोलेगा आप मुझे लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करो, मतलब आप मुझे गारंटी दो, मेरे जिनसे मुझे गुड्स खरीदने हैं उनको गारंटी दे दो कि मैं टाइम पेमेंट करूंगा, अगर नहीं किया तो मेरे बैंक तो बैठी ही है पीछे। इट इज सच टाइप ऑफ गारंटी दैट बैंक गिव्स टू द एक्सपोर्टर एंड इट इज इंपोर्टर बैंक। इंपोर्टर की बैंक एक्सपोर्टर को गारंटी देती है कि आप इनको पेमेंट कर दीजिए, अगर इन्होंने पेमेंट नहीं की, मेरे कस्टमर ने, इंपोर्टर ने पेमेंट नहीं किया टाइम पे, तो बैंक तो बैठी है ना, बैंक के अकाउंट, बैंक के पास तो इनका अकाउंट है ही, तो पेमेंट हो जाएगी। ठीक है, एटीएम आपको बहुत अच्छे से पता है, एटीएम का एक एटीएम कार्ड दिया जाता है जिसमें पिन डालकर आप उसको, आप अमाउंट, आई मीन एटीएम कार्ड को स्वाइप करके आप किसी भी टाइम पे अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट, टेली बैंकिंग, आपको फोन सर्विसेज मिल जाएंगी, मतलब सिर्फ आपको कॉल करके कस्टमर कॉल, जो कस्टमर केयर नंबर दिया जाता है, फ्री टोल फ्री नंबर, वहां पर कॉल करके आप अपनी सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। जैसे एटीएम कार्ड चोरी हो गया, ब्लॉक कर रहा है, तो टेली बैंकिंग के थ्रू हो सकता है। ठीक है, आप चेक, आपकी चेक, जो चेक है वो खत्म हो गया, चेक पूरा हो गया, अभी आपके पास चेक नहीं है, चेक बुक, तो चेक बुक ऑर्डर करना है आपको घर पे, कॉल करके बैंक के टोल फ्री नंबर पे कॉल करके आप ये सर्विसेज ले सकते हैं। ठीक है, तो उसे कहते हैं टेली बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग, इसमें भी आपको एक कस्टमर आईडी, कस्टमर यूजर नेम, पासवर्ड दिया जाता है, जनरेट किया जाता है। ठीक है, और इंटरनेट बैंकिंग मतलब एनईएफटी, एक आप सिर्फ एनईएफटी के फॉर्म में, आरटीजीएस के फॉर्म में अपना पेमेंट कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू
अनदर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्रेडिट कार्ड। ये सारी पॉइंट्स हम चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस कर चुके हैं, ये रिपीट हो रही हैं। प्रिया मैम आ जाए तो सिर्फ मुझे बता दीजिएगा, ठीक है, तब मैं स्टॉप कर दूँगी। हाँ ओके मैम। हाँ जी, क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड मैंने आपको बताया पहले ही, ऊपर भी हमने डिस्कस किया अभी अभी। क्रेडिट कार्ड क्या होता है, जब बिजनेस क्या बोलते हैं, कस्टमर को वो कार्ड दिया जाता है जिसमें आपका जो बैलेंस है अकाउंट में उससे ज्यादा का आप यूज कर सकते हैं। प्लास्टिक कार्ड होता है, डेबिट कार्ड के जैसे होता है, जिसकी एक्सपायरी लिखी हुई होती है, फोटोग्राफ वगैरह सब आप सबमिट करते हो बैंक को, आप अपनी डिटेल सबमिट करते हैं, सैलरी रिसिप्ट या फिर इनकम रिसिप्ट सबमिट करते हैं कि आपकी इनकम कितनी है, उस हिसाब से आपको ये क्रेडिट कार्ड दिया जाता है। दैट्स इट, आपको क्रेडिट कार्ड तक ही करना है। हो गया आपका। देखो उसके बाद ये न्यू टॉपिक है जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे। तो नॉन फंड बेस में क्या क्या पॉइंट्स पढ़ी, एक बार सिर्फ रिवीजन करते हैं पॉइंट्स की, सिर्फ पॉइंट्स। नॉन फंड बेस में collection of checks, Checks and bills. कलेक्शन ऑफ डिविडेंड्स एंड इंटरेस्ट। थर्ड क्या है, execution of standing Execution of orders, standard मतलब orders. आपके नाम पे सारी पेमेंट्स बैंक करेगी। remittance of funds, वेरी गुड, रेमिटेंस ऑफ yes, फंड्स। remittance of रेमिटेंस ऑफ funds, फंड्स के बाद क्या किया, बैंक वो appoint तो the रेमिटेंस के टाइप्स थे, वो तो आप ठीक है कोई नहीं। उसके बाद सेफ डिपॉजिट वॉल्ट, रेमिटेंस के बाद था आपका सेफ डिपॉजिट वॉल्ट, Safe जिसमें deposit लॉकर safe फैसिलिटी deposit मिलती vault, है। नेक्स्ट इशू ऑफ लेटर ऑफ letter of credit, बैंक आपको गारंटी देती है, ठीक है, सेलर को गारंटी मिलती है बायर की तरफ से, सेलर को गारंटी मिलती है ये, या फिर एक्सपोर्टर को, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, सेलर ऑफ द गुड्स और द एक्सपोर्टर ऑफ द गुड्स। ठीक है, नेक्स्ट ATM, एटीएम मीन्स ATM, ऑटोमेटेड automated टेलर teller मशीन। machine. वेरी गुड वेरी गुड, ये तो आपको पता ही है, हम ये डे टू डे में यूज करते हैं। प्लास्टिक कार्ड इशू होता है जिसमें पिन यूज करना पड़ता है। नेक्स्ट क्या होता है, टेली बैंकिंग, मतलब टेलीफोन सर्विसेज, Tele घर banking. बैठे बैठे, हाँ घर बैठे बैठे आपको सिर्फ टोल फ्री नंबर पर कॉल करना है, आपको जो सर्विस चाहिए बैंक की वो घर बैठे बैठे मिल सकती है। नेक्स्ट क्या किया, इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग आपको पता है, जैसे NEFT, RTGS, ये सब हम मोबाइल बैंकिंग करते हैं। ये इंटरनेट बैंकिंग का ये टाइप्स ही तो हैं कि फंड्स को ट्रांसफर करना, अकाउंट बैलेंस चेक करना, या फिर कोई बैंकिंग की इंफॉर्मेशन, बैंकिंग की जो डिटेल्स हैं, इन प्रोडक्ट्स हैं, लोन्स हैं, उनकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, ये सब इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू हो सकता है, बैंक जाने की जरूरत नहीं है। एंड द लास्ट वन वाज क्रेडिट कार्ड। credit card, क्रेडिट कार्ड ये मर्चेंट बैंकिंग अभी के लिए नहीं करना है, अभी है, आगे ही हम लोग कवर करेंगे उसको, तो अभी के लिए आपको यहाँ तक ही क्रेडिट कार्ड तक करना है, ठीक है। उसके बाद जो आपका है ना ये वर्किंग ऑफ बैंकिंग कंपनीज, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे। इज दैट ओके? okay ma'am, yes ma'am, ओके मैम। ठीक है, ओके। तो अभी should I Yes, make ma'am. you as an assignee? Yes, I mean host, sorry. तो मैं आपको बना देती हूँ, आप ध्यान देना, मैम आ जाए तो आप ट्रांसफर ma'am. कर देना host। कालो माला मला में आई अच्छा प्रिया आ गई, तो यहाँ पे नाम नहीं दिख रहा है प्रिया, 41 रूम नंबर 41 तो कोई नहीं। ये SY के गधे है ना। लेट हो गया वहाँ पे आपको, वो नहीं खत्म दिख होते रहा होते है, उनको डाउट आता मुझे नहीं दिख रहा है। 41 हाँ मैं टाइप कर रही हूँ लेकिन नहीं दिख रहे। चलो कोई नहीं, मैं ज्योति को बना देती हूँ, फिर आप उनको कह दो, वो आपको होस्ट बना देंगे, चलेगा? हाँ ठीक है, Yes, ma'am. ओके।